नमस्कार। स्वागत है हमारे एनपीएस स्टडी सेंटर में। मैं आपके लिए आज सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक काम करेगी। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी में आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी। तो इसी के लिए हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। तो हम शुरू करते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? 7,516 किलोमीटर होती है। भारत के दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? टोटल 876 किलोमीटर दूर है। भारत के कितनी समुद्र तट रेखा है? टोटल 9 समुद्री रेखा हैं, जिसमें से आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आते हैं। भारत में के किस राज्य तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी होती है और वहीं गोवा सबसे छोटी तट रेखा होती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, जिसमें से आपकी टोटल 8 राज्य होते हैं, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? केप कैमोरिन कहलाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन क्या कहलाता है? तो वो इंदिरा कॉल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत मिस्टेक होती है। भारत की दक्षिणी बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट और उत्तरी भाग कहे तो इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल कहते हैं उसे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल जो है उसे अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान द्वीप के बीच स्थित है आपका डक्कन पास। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका और भारत से अलग करती है। भारत की कौन सी भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो बहुत ही प्राचीनतम कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या होता है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खेरी सैटेलाइट द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग का था? कांस्य युग को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या कहलाते थे? शहरी कहलाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास का था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी को कहा जाता है। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं ऐसा ही आगे आपके लिए बनाता रहूं। सिंधु सभ्यता का पतनगढ़ बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ था? लोथल में हुआ था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से पुकारा। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट दक्षिणी भाग के किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट से नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1858 में। माल्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मेन था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई जाए। माल्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में पारित किया गया था।
मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ कब किया गया था? इसे मालूम मिंटो सुधार द्वारा लाया गया था 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन लाना था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के पास यह सारा शासन चला गया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किस अधिनियम के कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के द्वारा। किस अधिनियम के भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? एक्ट 1819 के तहत। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का असहत्व बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? 52%। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक उत्पादकता जो है शून्य हो जाती है, तभी उसे अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है वित्तीय सरकार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक के सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं जिसमें आयात और निर्यात बंद किया जा सके? भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और राखला दास बनर्जी। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2 से 4%। आकार की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या के प्रतिशत से देखें तो भारत में निवास करते हैं 16.7% के आसपास। भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन अगर किया जाता है तो वो कहा जाता है कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत की असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत का परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 50 से प्लस क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं आज, आगे भी मैं आपके लिए लाते रहूंगा। बस अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।